इंटरनेट की क्रांति ने दुनिया को बहुत हद तक बदल कर रख दिया है। जहां इस कोविड पैंडेमिक ने सारी दुनिया को घरों में बंद कर रखा है, वहीं स्टूडेंट, नौकरी वालों से लेकर बिजनेसमैन तक हर इंसान अपना अपना काम वर्चुअली यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी चीजों के साथ कर रहे हैं। इतनी मुश्किल भरी स्थिति में इंटरनेट ही वो चीज है जिसने सारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ के रखा है। आज हम और आप इतने दूर हैं, पर इंटरनेट ही वो माध्यम है जिसने रिसर्च टीवी इंडिया के जरिए मुझे और आपको जोड़ के रखा है। पैंडेमिक की स्थिति ना भी हो तब भी इंटरनेट के बिना दुनिया पूरी तरह से थम सकती है। आज की तारीख में इंटरनेट इंसान की सबसे खास जरूरतों में से एक चीज बन चुकी है। मौजूदा समय में इंटरनेट महासागरों में लाखों किलोमीटर फैले ऑप्टिकल फाइबर के जालों और मोबाइल टावर के जरिए हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और जहां जहां इंटरनेट की जरूरत होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। पर टावर या ऑप्टिकल फाइबर हर जगह तो नहीं पहुंचाया जा सकता। टावर का सिग्नल भी सीमित दूरी तक ही होता है, जिसकी वजह से इस डिजिटल जमाने में भी अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका महाद्वीपों के कई ऐसे गरीब देश हैं जहां के लोगों को अभी भी इंटरनेट की बेहद महत्वपूर्ण जरूरत से वंचित रहना पड़ रहा है। दूसरी बात, इन देशों में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां इंटरनेट का जाल पहुंचाने की संभावना बेहद मुश्किल है, जैसे कि अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान और साउथ अमेरिका का अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब कई लोग ये कहेंगे कि वहां तो कोई नहीं रहता, वहां पर इंटरनेट की क्या जरूरत पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अमेज़न के जंगलों में वहां के जनजातीय लोग रहते हैं जिन्हें वैसे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपना पारंपरिक जीवन ही जीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को भी एजुकेट किया जाए तो वो भी दुनिया की रेस में शामिल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर सहारा रेगिस्तान में कौन रहता है, वहां इंटरनेट कौन चलाएगा? तो आपको बताना चाहूंगा कि सहारा रेगिस्तान में भी कई जनजातीय लोग रहते हैं। आपको डिस्कवरी चैनल पर आने वाले बियर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड शो के बारे में तो पता ही होगा। इस शो का एक सहारा रेगिस्तान वाला भी एपिसोड आया था, जहां बियर ग्रिल्स ने सहारा रेगिस्तान में रह के अपना गुजर बसर करने वाले बर्बर जनजाति के लोगों से मुलाकात की थी। यहाँ रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति के लोग बहुत दूर दूर गुटों में रहते हैं। दूर का मतलब 100 से 200 मीटर नहीं, बल्कि कई 100 किलोमीटर की दूरी पर रहना पसंद करते हैं। वैसे इन लोगों को इंटरनेट की जरूरत ना भी पड़े, लेकिन इतनी बड़ी और खतरनाक जगह पर अगर कोई व्यक्ति फंस गया, जो कि असलियत में कई बार हो चुका है, तो उस व्यक्ति को वहां से निकलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का इंटरनेट अगर वहां चल जाता है तो वो आसानी से वहां से अपने आप या किसी को बुला के बाहर निकल सकता है। पर हमने पहले ही ये जाना कि इन दुर्गम जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर यहाँ इंटरनेट चलेगा कैसे? अगर आपने सही से सुना होगा तो मैंने कहा था मुश्किल है, पर मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है। शायद यही बात विजनरी मैन एलन मस्क के भी दिमाग में आई होगी, इसलिए इतने गजब का आइडिया सोच लिया कि अगर इसे सही ढंग से अंजाम दिया जाए तो यह इंटरनेट की दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी क्रांति बन के उभर सकता है और दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। अब एलन मस्क ने ऐसा क्या सोचा है कि पूरी दुनिया ही बदलने वाली है? ये जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान को प्रभावित कर सकता है। जब से इंसानों ने सैटेलाइट को लॉन्च करने की तकनीकी सीखी, तब से लेकर अब तक तकरीबन 8 से 10 हजार सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के हर जगह की सटीक इमेज से लेकर वेदर तक हर चीज की जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिल जाती है, फिर चाहे वो अमेज़न हो या फिर सहारा रेगिस्तान। लेकिन क्या हो अगर इसी तरह से हमें सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मिल जाए? एक मिनट, आज के वक्त कोई टावर अगर 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में है तो भी उससे मिलने वाली इंटरनेट की स्पीड इतनी कम मिलती है कि कोई YouTube का वीडियो 144 की क्वालिटी में देखे तब भी अटक जाता है। अब अगर इन सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, तब भी ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी होने पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या सच में 400 किलोमीटर से इंटरनेट चलने वाला है? अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सैटेलाइट से मिलने वाली इंटरनेट की स्पीड पृथ्वी पर मौजूद किसी भी टावर से मिलने वाली इंटरनेट की स्पीड से कई गुना ज्यादा तेज होगी।
क्योंकि इसके काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। अब ये कैसे काम करता है, ये जानने से पहले ये प्रोजेक्ट क्या है, ये समझ लेते हैं। एलन मस्क के कुछ सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से यह एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारलिंक, जिसके तहत एलन मस्क पूरी दुनिया में बहुत ही तेज इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। एक न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल के मुताबिक इससे मिलने वाली स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स से मिलने वाली स्पीड से 47% ज्यादा होगी। हाँ, ये फ्री तो नहीं होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए और फ्री में सब कुछ दे दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वैसे भी इंडिया का इंटरनेट दुनिया के मुकाबले बहुत सस्ता है और एलन मस्क का चार्ज इससे तो कहीं ज्यादा ही होगा, तो हम क्यों इनका इंटरनेट लेंगे। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शायद इस इंटरनेट को अफोर्ड ही ना कर पाए, फिर हम ये सैटेलाइट इंटरनेट क्यों यूज करेंगे। हाँ, कुछ जो बड़े लोग हैं या बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें बिना किसी रुकावट के तेज इंटरनेट की जरूरत है, वो जरूर लेंगे। खैर जो भी हो, पर यह प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एलन मस्क आने वाले कुछ ही सालों में पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। आपने सही सुना, 42,000। जहां 1957 में पहली सैटेलाइट से लेकर अब तक कुल 8 से 10,000 सैटेलाइट्स ही लॉन्च हुई हैं, और बस कुछ ही सालों में 42,000 सैटेलाइट। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। एलन मस्क का प्लान है कि सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी को जाल की तरह बुन दिया जाए, जिससे कि आप अगर पृथ्वी के किसी भी कोने में होंगे तब भी आपको बेहद ही तेज इंटरनेट की स्पीड मिल सकेगी। जनवरी 2022 तक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 1993 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं। अब खुद ही की स्पेस एजेंसी हो तो इतनी सैटेलाइट्स इतनी तेजी के साथ लॉन्च हो भी क्यों ना, है कि नहीं। खैर, लेकिन अभी से ही 10,000 कस्टमर्स स्टारलिंक से इंटरनेट लेना शुरू भी कर चुके हैं और जल्द ही इसका आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने वाला है। इसके एक महीने के प्लान की अगर बात करें तो ये लगभग $100 पड़ता है, भारतीय रुपए में यही कुछ 7,500 रुपए। लेकिन प्लान खरीदने से पहले भी $500 का यानी कि 35 से 37,000 का कनेक्शन बैंड भी खरीदना पड़ता है। भविष्य में जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ेंगे वैसे ही इसके दाम थोड़े कम भी होंगे, तब भी जो इसकी प्राइस होगी वो हम भारतीय लोगों के लिए ज्यादा ही होगी, क्योंकि भारत में एक महीने का प्लान 200 से 300 रुपए में मिल जाता है। तो हमारे लोग इतना महंगा इंटरनेट क्यों लेने जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे देश में स्टारलिंक प्रोजेक्ट का इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा तो आप में से कितने सारे लोग इस इंटरनेट कनेक्शन को चलाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। एलन मस्क का इंटरनेट हमारे लिए भले ही महंगा हो, पर विकसित देशों में ये उतना भी महंगा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के रूरल एरिया में ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। स्पेसएक्स अगर सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड करती है तो अफ्रीका के गरीब देशों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। भविष्य में जाकर स्टारलिंक से मिलने वाला इंटरनेट सस्ता भी हो सकता है, क्योंकि जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन और बहुत सारी कंपनियां भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अब भारत में ही देख लो, एयरटेल भी कुछ इसी तरह के प्लान पर काम कर रही है। तो कंपटीशन के चलते दाम बहुत ज्यादा कम हो जाएं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अब इतने सारे फायदे तो दिख रहे हैं, पर नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिस नुकसान की कीमत पूरी इंसानी सभ्यता को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि 8-10 हजार सैटेलाइट से ही स्पेस डेब्री यानी कि अंतरिक्षीय कचरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो सोच कर देखिए, 42,000 सैटेलाइट्स जब लॉन्च कर दी जाएंगी और जब ये खराब हो जाएंगी तब स्पेस डेब्री तो छप्पर फाड़ के बढ़ जाएगा। ये तो पृथ्वी को पूरी तरह से ढक के रख देगा। भविष्य में अगर कोई मून मिशन या मार्स मिशन या फिर कोई मिशन भेजने हो तब तो ये मिशन इस कचरे के अंबार को पार भी नहीं कर पाएंगे। मतलब हम इंसान पृथ्वी के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। स्पेस डेब्री से और भी क्या क्या असर इंसानी सभ्यता पर होने वाले हैं, इस टॉपिक पर पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर मौजूद है। अगर आपको भी यह जानने में उत्सुकता है तो ये वीडियो पूरा देखकर बाद में वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरी बात, आपने खबरों में ये तो देखा ही होगा कि किस तरह रात में एक लाइन में स्टारलिंक के सैटेलाइट्स जाते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में बेंगलोर समेत कई जगहों पर इसे देखे जाने की खबरें आ चुकी हैं। इन सैटेलाइट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कोई यूएफओ जा रहे हैं। इससे खगोल वैज्ञानिकों को भी अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और तारों का अध्ययन करने में बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सिक्के के दो पहलुओं की तरह ही
इस प्रोजेक्ट के भी दो पहलू हैं, कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी। अब कौन सा पहलू ज्यादा सही है, इसके बारे में तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है, क्या स्टारलिंक और इसके जैसे ही बाकी प्रोजेक्ट से इंसानी सभ्यता विकसित होगी या स्पेस डेब्री के रूप में हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जाएगी? कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।